नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स का क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर संपन्न हुआ है। आपने उस पेपर का अच्छे से सॉल्यूशन किया होगा। हम भी आज की इस वीडियो में इस पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इस पेपर में हमें कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन मिले हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी है, साथ में अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, निबंधात्मक प्रश्न भी अच्छे हैं। ये जो पेपर है एक स्टैंडर्ड पेपर है और इस पेपर से मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हमारी एनुअल एग्जाम होने वाली है, वार्षिक परीक्षा होने वाली है, उस वार्षिक परीक्षा में भी इस पेपर से कुछ क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिलने वाले हैं। तो इस पेपर के सॉल्यूशन को आप बारीकी से देखें, अच्छे से समझें, ताकि आने वाले समय में एनुअल एग्जाम में भी इसका हमें फायदा मिल सके। विद्यार्थियों, ये जो पेपर है इसमें हमें 20 क्वेश्चन मिले हैं, जो कि कुल मिलाकर 40 अंक के हैं, जिन्हें 3 घंटे और 15 मिनट में सोल्व करना है। बिना समय गंवाए हुए मैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। पहला जो पार्ट है सेक्शन ए, जिसमें हमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन मिलेंगे, 16 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी एसआई यूनिट क्या है। देखिए, हम क्या जानते हैं, विद्युत फ्लक्स बराबर हम जानते हैं, विद्युत फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं ई इंटू एस, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए, फाई का मात्रक वही होगा, फाई का मात्रक वही होगा जो ई इंटू एस का मात्रक होगा। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एस यहां पर क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो देखिए, इसका मात्रक क्या आ गया, न्यूटन, कूलम्ब बट्टे से ऊपर चला गया तो कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर। आप यहां पर ऑप्शन देखिए, पहला ही ऑप्शन न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक समान आवेशित एक गोलीय कोश या गोलीय खोल के भीतर विद्युत विभव की दूरी पर निर्भरता होती है। क्वेश्चन को आप देखें कि हमारे पास में एक समान आवेशित खोखला गोला है और उसमें जो अंदर देखो भीतर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भीतर विद्युत विभव दूरी के साथ में किस तरीके से चेंज होता है। तो अंदर विद्युत विभव का मान जितना उसके पृष्ठ पर होता है उतना ही होता है, दूरी पर डिपेंड नहीं करता। इस कारण से जो V है वो अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। मैं आपको एक ग्राफ यहां पर बता देता हूं। एक तरफ मैं ले रहा हूं V, दूसरी तरफ मैं ले रहा हूं R, और जब ऐसा ग्राफ आएगा, ये ग्राफ अंदर जो विद्युत विभव है वो कांस्टेंट रहता है और पृष्ठ के ऊपर जितना होता है उतना ही रहता है। बाहर जो विद्युत विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस तरीके से डिक्रीज होता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक। देखिए, विद्युत वाहक बल नाम से इसे लगता है जैसे ये कोई बल हो, जैसे क्या हो, कोई बल हो, और इसका बल का जो मात्रक है वो भी हमें ऑप्शन में दे रखा है न्यूटन। जबकि हकीकत यह है कि विद्युत वाहक बल वास्तव में विभवांतर है। वास्तव में क्या है, विभवांतर, न कि बल। और विभवांतर का जो मात्रक है वो होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ओके, विभवांतर का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो कण का पथ होगा। इसे भी आप क्लियर कर लीजिए कि हमारे पास में जो चुंबकीय क्षेत्र है
उसके लंबवत आवेशित कण प्रवेश करता है, गति करता है, तो कण का पथ है वो वृत्ताकार हो जाता है। कण का पथ कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा। और देखिए उन्हें जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। QEV बराबर mv² r के तुल्य होता है। ओके, तो जो आवेशित कण है उसका जो पथ है वो वृत्ताकार होगा। चुंबकीय क्षेत्र यहां पर तल के लंबवत अंदर की ओर है, तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को हमने क्रॉस के निशान से यहां पर दिखाया है, और आवेशित कण है वो वृत्ताकार पथ के ऊपर गति करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करेगा? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। उसमें दो कुंडलियां होती है, एक कुंडली के ऊपर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाते हैं, तो दूसरी कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो वोल्टेज कम या ज्यादा करने वाला जो उपकरण है वो ट्रांसफार्मर होता है और अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक संपूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान होता है। देखिए एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। थोड़ा सा आप इसको समझ ले में कैसे होगा ये 0। देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टता इस तरीके से चेंज होती है, आधे चक्कर में पॉजिटिव, आधे चक्कर में नेगेटिव होती है। तो जितना मान उसका धनात्मक होता है उतना ही ऋणात्मक होता है। कुल मान पूरे एक चक्कर में 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? 0। तो ऑप्शन द यहां सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें, विस्थापन धारा ID का सूत्र है, इनमें से विस्थापन धारा का कौन सा फॉर्मूला सही है? तो देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट जिसको हम ID से रिप्रेजेंट करते हैं किसके बराबर होती, किसके तुल्य होती है? तो देखिए विद्युत क्षेत्र में या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से ये वाली जो धारा है वो क्रिएट होती है, किसके इक्वल होगी? इनमें से कौन सा इसका फॉर्मूला है वो सही है, वो हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो देखिए धारा में परिवर्तन के कारण से ये वाली धारा में परिवर्तन की दर, आवेश प्रवाह की जो दर होती उसी को हम धारा कहते हैं। और यहां पर जो धारा का जो कॉन्सेप्ट है वो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो देखो इसमें d∅b/dt तो सब में ही है, जो कि हमें यहां पर भी दे रखा है, यहां पर भी दे रखा है, सभी जगह हमें दे रखा है। तो इसका सही फॉर्मूला कौन सा है? तो सही फॉर्मूला है ε0 d∅e/dt। ε0 d∅e/dt ये हमारे पास में इसका सही एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला विस्थापन धारा का है। ε0 d∅e/dt इस फॉर्म में भी आपको मिल सकता है ε0 de/dt। दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, हमें ये वाला फॉर्मूला दे रखा है, तो ऑप्शन से यहां पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता हमें यहां पर दे रखी है P बराबर +2.5 डायप्टर। यह हमें इसकी क्षमता दे रखी है। फोकस दूरी पूछी है, तो फोकस दूरी और क्षमता के बीच में ये वाला रिलेशन होता है। यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2.5, पॉइंट हटा दीजिए तो 10/25 ये आएगा मीटर में। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1000/25, ये आ गया सेंटीमीटर में। तो ये अपने पास में जो फोकस दूरी है ये आ गई अपने पास में 40 सेंटीमीटर। कितनी आ चुकी है? 40 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गई है। ओके, ऑप्शन है कोई? ये रहा। फिर आप आगे देखें, 4 पाई कलांतर के तुल्य पथांतर होगा। 4 पाई के तुल्य पथांतर कितना होगा? तो यहां पर आप ध्यान दें
के अक्ष बराबर होता है कलांतर, कलांतर तो अक्ष यहां पर पथांतर है, अक्ष यहां पर क्या है पथांतर, तो पथांतर देखिए क्या आ जाएगा, पथांतर अक्ष बराबर कलांतर, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन के, तो देखिए क्या मिल जाएगा, अक्स बराबर के की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई अपॉन लेमड़ा, तो लेमड़ा यहां पर ऊपर चला गया। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्मूला होता है पथांतर और कलांतर के बीच में, हमें इस क्वेश्चन के अंदर कलांतर है वो 4 पाई दे रखा है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, अक्स बराबर लेमड़ा अपॉन में 2 पाई इंटू में 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पथांतर हमारे पास में आ जाएगा 2 लेमड़ा, कितना आ चुका है 2 लेमड़ा हमें प्राप्त हो गया है। यहां पर ऑप्शन बी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है, तो देखिए फ्रिंज चौड़ाई को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं बीटा, लेमड़ा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी, ये फॉर्मूला होता है, देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला होगा इसमें सही, लेमड़ा इंटू कैपिटल डी आएगा ऊपर, ये आप यहां पर ध्यान दीजिए ऑप्शन से यहां सही हो जाएगा। फिर देखिए किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, निरोधी विभव का मान क्या होगा, निरोधी विभव की वैल्यू क्या होगी, चलिए देखिए अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम है वो हमें दे रखी है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम एक रिलेशन जानते हैं के मैक्सिमम बराबर होता है ई वी नोट, तो यहां से वी नोट बराबर में क्या लिख दूं के मैक्सिमम अपॉन ई, इसे इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर के मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई से ई कैंसिल हो जाएगा, निरोधी विभव का मान है 1.8 वोल्ट आ जाएगा, क्लियर, तो 1.8 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन से यहां पर सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि फोटोन का संवेग होता है, फोटोन का संवेग कितना होगा, देखिए इनमें से फोटोन का संवेग कौन सा होगा, एच अपॉन लेमड़ा, लेमड़ा अपॉन एच, एच सी अपॉन लेमड़ा, कौन सा फॉर्मूला इसका फोटोन के संवेग का होने वाला है, तो देखिए विद्यार्थियों मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा कि देखिए आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से हम जानते हैं E बराबर एम स्क्वेयर, और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से E बराबर एच न्यू जानते हैं, दोनों को हम बराबर पुट कर देंगे तो एम सी स्क्वेयर इक्वल टू आ गया हमारे पास में एच न्यू, एम इंटू सी बराबर आ गया है एच न्यू अपॉन में सी, और एम इंटू सी को हम पी से लिख देंगे, और सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी की जगह हम न्यू लेमड़ा पुट कर देंगे, तो न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा, पी बराबर अपने पास में आ जाएगा एच अपॉन में लेमड़ा, एच अपॉन लेमड़ा हमें प्राप्त हो जाएगा, तो एच अपॉन लेमड़ा हमें यहां पर ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है, एच अपॉन लेमड़ा फोटोन का संवेग होगा। अगला क्वेश्चन देखें कि संघट प्राचल जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं के अधिकतम मान के लिए अल्फा कण का प्रकीर्णन कोण का मान होता है, प्रकीर्णन कोण का मान कितना होगा, तो देखिए जो संघट प्राचल है, संघट प्राचल, संघट
प्राचल जिसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, ये समानुपाती होता है cot थीटा बाई 2 के, जहां थीटा है ये प्रकीर्णन कोण होता है। तो देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे कि इसके अधिकतम मान के लिए थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा। थीटा का मान कितना होगा, 0। b टेंड्स टू इंफिनिटी तो थीटा किधर जाएगा, 0 जाएगा। कि संगत प्राचल के अधिकतम मान कब आएगा, जब थीटा का मान क्या हो, कम से कम हो, थीटा की वैल्यू क्या हो। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है तो संगत प्राचल है वो घटता जाएगा। हम ये जानते हैं कि ये मैंने अभी जैसे ही आपको 12th चैप्टर पढ़ाया है, परमाणु वाला पढ़ा है, तो उसमें आपको डिटेल से बारीकी से ये वाला जो टॉपिक है संगत प्राचल और प्रकीर्णन कोण दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है ये बताया है कि संगत प्राचल जब घटेगा तो प्रकीर्णन कोण बढ़ेगा, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तो संगत प्राचल अधिकतम कब होगा, जब प्रकीर्णन कोण न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो ऑप्शन द यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पहली उत्तेजित अवस्था में, कौन सी अवस्था है, पहली उत्तेजित अवस्था में आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान। देखिए एक्साइटेशन, एक्साइटेशन मतलब उत्तेजन ऊर्जा, और उत्तेजन ऊर्जा का मतलब है किसी इलेक्ट्रॉन को पहली उत्तेजित अवस्था में, पहली कक्षा से हम भेज रहे हैं दूसरी कक्षा में, पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन को कहां भेज रहे हैं, दूसरी कक्षा में भेज रहे हैं। तो EF अंतिम वाली ऊर्जा में से हम प्रारंभिक वाली ऊर्जा घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए अंतिम जो ऊर्जा है वो है हमारे पास माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, माइनस, और प्रारंभ में जो ऊर्जा होती मूल अवस्था है उसमें ऊर्जा होती है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास में ये माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। देन अपने पास में क्या आ जाएगा, प्लस में आंसर आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन को भेजने हेतु हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखें आप, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए परमाणु क्रमांक समान है, जिन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटॉप्स उनको कहेंगे। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण है। देखिए हमारे पास में है तात्विक अर्धचालक, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक तत्व मौजूद होता है जो कि ये तात्विक अर्धचालक का उदाहरण है। फिर हमें ये कहा गया है अकार्बनिक अर्धचालक। तो देखिए ये कार्बनिक, ये क्या है, देखिए मादी थैलोसियानिस और एंथ्रासीन दो कार्बनिक अर्धचालक हमने पढ़े हैं। पॉलीएनिलीन ये भी एक कार्बनिक अर्धचालक ही है। तो कौन सा रह गया, कैडमियम सल्फाइड, ऑप्शन ब यहां पर सही हो जाएगा, CDS जो कि एक अकार्बनिक अर्धचालक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहां पर 10 क्वेश्चन मिलेंगे। एकल धनावेश के कारण से विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर निकलती है, त्रिज्यतः बाहर की ओर होती है। देखिए समझ लीजिए, ये हमारे पास में एक धनावेश है और इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी वो इसके पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाली है। इस तरीके से हम जानते हैं, इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। ऐसे इसकी डायरेक्शन होगी, ऐसे इसकी डायरेक्शन होने वाली है। तो त्रिज्यतः बाहर की ओर होती है, त्रिज्यतः बाहर की ओर, बाहर की ओर
होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आवेश से त्रिज्यता बाहर की ओर होगी। फिर देखिए, ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? क्योंकि चालक की प्रतिरोधकता रो बराबर रो जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होती है। तो जैसे ही डेल्टा टी यहां पर इंक्रीज होगा तो रो है वो भी यहां पर इंक्रीज होता चला जाएगा। यदि मैं चालकों के लिए एक ग्राफ आपको बताऊं रो और ताप के बीच में, तो देखिए जो ग्राफ है वो इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। तो प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज होता है। रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके पार्श्व क्रम में, देखिए ध्यान दें, पार्श्व क्रम में हमारे पास में एक गैल्वेनोमीटर है जी। इसके समांतर क्रम में हम क्या जोड़ेंगे? एक शंट प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करने वाले हैं? एक शंट प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध जोड़ते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? शंट प्रतिरोध या अल्प प्रतिरोध। इसको और इसके स्थान पर आपको क्या मिल सकता है? अल्प प्रतिरोध मिल सकता है। ओके, तो शंट प्रतिरोध लिख सकते हैं या अल्प प्रतिरोध भी आप लिख सकते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? अल्प धनात्मक। अल्प होता है, अल्प व धनात्मक होता है। क्या होगा? अल्प व धनात्मक होगा। अल्प व धनात्मक। अगला क्वेश्चन देखें कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ में समय के साथ होने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो देखो यहां पर क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है, हम फैराडे के नियम से ये पढ़ते आए हैं। क्या है नियम? कि किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है, कि यहां पर हमने एन लिखना है। इधर क्या लिखना है? एन। ये फेरों की संख्या है। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स आने वाला है। क्या आएगा यहां पर? चुंबकीय फ्लक्स। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2a है। तो इसका शिखर मान क्या होगा? हमें IRMS की जो वैल्यू है वो दे रखी है क्वेश्चन में √2a का मतलब यहां पर एम्पियर है विद्यार्थियों। √2 एम्पियर है। शिखर मान क्या होगा? तो IRMS बराबर होता है Im बट्टे में √2। तो Im बराबर हमारे पास में आ चुका है IRMS इंटू √2। IRMS की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या आ जाएगी? √2 इंटू √2। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 2 एम्पियर आ जाएगा। तो यहां पर आएगा 2 एम्पियर। ओके, फिर देखें संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता I प्रत्येक स्रोत की पृथक तीव्रता से कितनी गुणी होती है? चलिए तीव्रता का फॉर्मूला हमारे पास में होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। ये होता है। ओके, संपोषी व्यतिकरण में क्या होगा? संपोषी व्यतिकरण की स्थिति के अंदर देखिए क्या हो जाएगा। संपोषी व्यतिकरण में मैं यहां पर दोनों तरंगों की जो तीव्रताएं हैं उसको बराबर ले लेता हूं I नोट के, और जो फाई का जो मान है वो 2 पाई n होगा।
जहां n 0 1 2 3 4 इस तरीके से होगा, तो I बराबर कितना आ जाएगा, I नॉट प्लस 2 अंडर में I नॉट इंटू I नॉट कॉस 2 पाई एन। आप कोई सा भी मान रखेंगे तो इसका जो मान है वो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 आने की स्थिति में क्या हो जाएगा, 2I0 2I0 का स्क्वायर, I0 का स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, 2I0 यहां पर आ जाएगा, 4I0 हमें तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। कितनी तीव्रता हमें प्राप्त हो रही है, 4I0 तीव्रता है वो पहले जितनी भी थी उससे 4 गुणी, कितनी तीव्रता प्राप्त हो रही है, 4 गुनी हमें प्राप्त हो रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी धातु का कार्यफलन, हमें कार्यफलन जिसको हम फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल दे रखा है। इसकी दहली आवर्ती फाइ नोट बराबर होता है एच न्यू नोट बराबर आ गया है फाइ नोट अपॉन एच। फाइ नोट की जो वैल्यू है वो 6.63 इंटू 10⁻⁻19। एच की जो वैल्यू होती है वो 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ये इससे कट जाएगा, 10 की घात 15 आ जाएगा, 10 की घात 15 हमें यहां पर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्ष की त्रिज्या, पहले कक्ष की जो त्रिज्या है जिसको हम ए नोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है, तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या ये एक तरीके से R1 है, हमें R2 पूछा है। R2 है वो A0 का n स्क्वेयर गुणा होता है, और यहां पर A0 की वैल्यू दे रखी है, n का मान है वो 2 दे रखा है। दूसरी कक्षा की त्रिज्या हमें यहां पर पूछी है, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 2 का स्क्वेयर, तो 2 का जो स्क्वेयर है वो 4 हो जाएगा। तो 0.5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 4, 4 को इससे गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 गुणा 10 की घात -10 मीटर हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। आगे देखें। अब हम कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। किसी एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ खींचिए। हमारे पास में एकल धनावेश है, इस तरीके से क्या है, एकल धनावेश, और इस एकल धनावेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो इससे दूर की ओर जाएगी, इस तरीके से इसमें से बाहर निकलेगी। हमारे को यहां पर इसके लिए समविभव पृष्ठ का निर्माण करना है, क्रिएट करना है। ओके, तो देखिए कैसे क्रिएट होगी। इन क्षेत्र रेखाओं के ठीक लंबवत एक पृष्ठ का निर्माण हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जो कि गोलाकार होगा। कैसा होगा, यह है समविभव पृष्ठ। ये क्या है, समविभव पृष्ठ है जो कि गोलाकार है, जो कि कैसे है, गोलाकार समविभव पृष्ठ है। यह आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाले V और I के ग्राफ को खींचिए। तो देखिए ओम का नियम हमने ये पढ़ा है कि V और I है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, और जब दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती है तो उनका जो ग्राफ है वो बिल्कुल सीधा ग्राफ, इस तरीके का ग्राफ हमें यहां पर प्राप्त होने वाला है। एकदम सीधी रेखा हमें प्राप्त होगी। ओके, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब तक ये V और I के बीच में खींचे गए ग्राफ की इस तरीके की रेखा प्राप्त होती तब तक ओम का नियम लागू होगा। अगला क्वेश्चन देखें कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी क्या होगी।
अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम ऋणात्मक लेते हैं, जो कि हमें 30 सेंटीमीटर दे रखी है। फोकस दूरी हमें पूछी है, जो कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यह आ जाएगी हमारे पास में माइनस में 15 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। आइंस्टीन का क्या लिखना है? प्रकाश विद्युत समीकरण। तो देखिए आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है उसको लिखने का अलग अलग तरीका H इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ओके, H न्यू माइनस हाई नोट के रूप में भी आपको कई जगह पर मिल सकता है। E है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये निरोधी विभव, ये प्लांक कांस्टेंट, न्यू यहां पर आवर्ती है और ये कार्यफलन है। क्लियर हो जाना चाहिए। यह है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसके बाद में आप देखिए आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा, उसी को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। या किसी परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से बाहर निकालकर अनंत पर भेजने हेतु जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो डेफिनेशन देखिए आपके सामने मैं रख रहा हूं। किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, या किसी परमाणु को आयनित करने हेतु आवश्यक ऊर्जा, परमाणु को क्या करने हेतु? परमाणु को आयनित करने हेतु आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दो अनुचुंबकीय पदार्थों को छांटिए। तो देखिए सोडियम एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, एल्यूमिनियम, तो कौन कौन से हैं? सोडियम और एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम लिखिए। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसका मैथमेटिकल रूप बताया है इस तरीके से। इसी को हम यहां पर लैंग्वेज में लिखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। देखिए क्या है नियम, किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उस परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये मैंने लैंग्वेज में इसको पुट कर दिया। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब देखें कि 2 माइक्रोफैरड
3 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, मतलब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की कुल धारिता क्या होगी? तो संयोजन की कुल धारिता क्या होगी? देखिए, जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब उनका फॉर्मूला अलग होता है। यहां पर समांतर क्रम दे रखे हैं, सीधा जोड़ हो जाएगा। तो देखिए C1 C2 C3, ये है C1 2 पिकोफेरेड 2, C2 है 3 और C3 है 4। 9 पिकोफेरेड कितना हो जाएगा? 9 पिकोफेरेड। फिर पूछा है यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण का मतलब है बैटरी से, स्रोत से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा? यह हमें यहां पर पूछा है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश भिन्न भिन्न होगा, वोल्टेज सेम होगा। तो Q1 बराबर होगा C इंटू वी, तो C1 इंटू वी। C1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? कितनी दे रखी है? 2 पिकोफेरेड, 2 गुणा 10 की घात माइनस 12। वी का मान हमें 100 दे रखा है, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 10, 2 गुणा 10 की घात माइनस 10 कुलाम। फिर Q2 बराबर C2 इंटू वी, तो C2 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 3 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा 100। ये आ गई 2 गुणा 10 की घात माइनस, सॉरी ये 3 आ जाएगा, 10 कुलाम। फिर Q3 तीसरे संधारित्र पर आवेश C3 इंटू वी कितना है? 4 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा 100, कितना आ गया हमारे पास में? 4 गुणा 10 की घात माइनस 10 कुलाम आ जाएगा। ओके, तो ये हमने अलग अलग आपको निकाल कर बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखें आप। किसी सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं सेल का विद्युत वाहक बल की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने रख देता हूं। विद्युत वाहक बल क्या होता है कि प्रति एकांक धनावेश को कोई जो परिपथ है उसमें पूरा एक चक्कर लगाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो देखिए क्या है डेफिनेशन? प्रति एकांक धनावेश को संपूर्ण परिपथ में चक्कर लगाने में किया गया कार्य, चक्कर लगाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। ओके, फिर है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है सेल के आंतरिक भाग में धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, रुकावट या व्यवधान सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल के अंदर धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, धारा के मार्ग में उत्पन्न, सेल के अंदर धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। ओके, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई चार गुण, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की चार प्रॉपर्टी, तो ये बंद वक्र के रूप में होती है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक, बंद वक्र के रूप में होती है। काल्पनिक रेखाएं हैं, बंद वक्र के रूप में होती है। इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, प्रदर्शित करती है। ओके, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है। ये यकायक नहीं टूट सकती, ये यकायक नहीं टूट सकती, नहीं टूट सकती है। इसके अलावा इनकी जो डायरेक्शन है चुंबक के बाहर एन से एस की ओर, चुंबक के अंदर एस से एन की ओर होती है। ठीक है, जहां पर इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्यादा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें आप। पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित 5 मीटर लंबे सीधे क्षैतिज चालक तार 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है। तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो चालक गिर रहा है उसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्षैतिज घटक 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला दे रखा है, और ये इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 2 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से गिर रहा है। तो इस चालक तार के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल क्रिएट हो जाएगा BLV। BLV साइन थीटा होता है, थीटा की वैल्यू यहां पर 90 डिग्री है, तो BLV रह जाएगा 0.3 × 10⁻⁴। L की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 5। V की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 10। 10 को इससे गुणा करेंगे तो 3 × 10⁻⁴ वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 × 10⁻⁴ वोल्ट। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा, समय हमें कितना दे रखा है 0.1 सेकंड में धारा की जो वैल्यू है वो 5 एम्पियर से 1 एम्पियर तक गिरती। यदि औसत विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। हमें देखिए E बराबर हम जानते हैं माइनस में L di/dt, di/dt। अब इसके अंदर हमें E का जो मान है वो हमें क्वेश्चन के अंदर 200 वोल्ट। ठीक है, L की वैल्यू हमें यहां पर ज्ञात करनी है, dt जो अल्प समय है
वो हमें दे रखा है 0.1 सेकेंड, और डी आई है धारा में परिवर्तन। तो अंतिम जो धारा 1, प्रारंभिक धारा 5, तो माइनस में 4 एम्पियर आ जाएगा। और इनकी वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे तो L बराबर अपने पास माइनस में E बट्टे में डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी आ जाएगा। तो यहां से इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, L बराबर माइनस E का जो मान है वो है 200, डी आई की जो वैल्यू है वो है माइनस में 4 बट्टे में dt का जो मान है वो है 0.1। ये ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 200 गुणा 0.1 बट्टे में 4, 20 बट्टे में 4। L का मान आ गया है 5 हेनरी। कितना आ गया है? 5 हेनरी आ चुका है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर अगले क्वेश्चन के बारे में। निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम हमें दे रखा है 510 नैनो टेस्ला। तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम कितना है? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम है वो हमें दे रखा है 510 नैनो टेस्ला। 510 गुणा 10 की घात माइनस, सॉरी, नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9 टेस्ला। हमें यहां पर विद्युत क्षेत्र का आयाम पूछा है। हम एक रिलेशन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयामों का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो ये वाला रिलेशन अपने पास में आ गया है। इसकी वैल्यू रख देते 510 गुणा 10 की घात -9। सी की जो वैल्यू है वो होती है 3 गुणा 10 की घात 8। अपने पास में क्या आ जाएगा? इसको इससे गुणा करेंगे तो 1530 गुणा 10 की घात -8 प्लस, सॉरी, -9 प्लस 8, तो ये आ गया 153 न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। दोनों में से कोई सा एक मात्रक लगा दीजिए। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है। 10 की घात यहां से -1 वो यहां से कैंसिल हो जाए। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को देख रहे हैं। फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R के बीच में संबंध को ज्ञात करना है। विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है। इसके जो रिलेशन है उसको आप हमारे नोट्स से भी देख सकते हैं। जो नोट्स हैं वो आपको हमारी एप्लीकेशन से आसानी से मिल जाएंगे। क्या आप इन नंबर पर व्हाट्सअप करें? व्हाट्सअप करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन की लिंक आपको यहां से मिल जाएगी। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन है BCS अकेडमी। ओके, हैंड रिटन नोट्स हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर, सारे सिलेबस का आपको एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। देखिए, फोकस दूरी, ये अपने पास में कोई गोलीय दर्पण है और मैं थोड़ा सा इसमें ज्यादा लैंग्वेज पुट नहीं कर रहा, और यहां से एक प्रकाश किरण का कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस तरीके से ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये यहां से चली जा रही है। वापस इसको हम एक, ये वाली जो प्रकाश किरण है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूं। ये आपतित किरण ये यहां से टकरा रही है। इस बिंदु को नाम दे देता हूं मैं स्मॉल m, इसको मैं दे देता हूं P। यहां से इसके ऊपर लंब डालेंगे तो ये P पर ही मिल रहा है। ये एंगल थीटा, ये n डेस अभिलंब, ये एंगल भी थीटा, ये 2 थीटा, ये थीटा, ये C और ये F। ये है फोकस दूरी F, ये है वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। तो यहां से ये अपने पास में दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो त्रिभुज बन रहा है, आप देखें ये वाला CMP। CMP में tan थीटा देखूंगा तो tan थीटा लंब बट्टे में आधार, तो लंब बट्टे में आधार हो गया MP बट्टे में CP। और दूसरा मैं ट्राइंगल ले रहा हूं FMP। FMP
इसमें मैं tan 2 थीटा देखने वाला हूं। तो tan 2 थीटा बराबर लंब बट्टे में आधार MP बट्टे में FP। तो देखिए यहां से हम इसको क्या लिख दे, जब कोण बहुत छोटा हो तो थीटा बराबर MP बट्टे में CP, और जब थीटा बहुत छोटा होता है तब इसको हम लिख देंगे MP बट्टे में FP। यहां पर वैल्यू रख देते हैं तो 2 गुणा MP बट्टे में CP बराबर MP बट्टे में FP। MP से MP कैंसिल हो गया। देखिए CP यहां पर हमारे पास में है कैपिटल R, FP हमारे पास में यहां पर स्मॉल f। तो क्या आ गया, 2 बट्टे में कैपिटल R बराबर 1 बट्टे में F बराबर आ चुका है R बट्टे में 2, R बट्टे में 2 आ चुका है। क्लियर। फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ओके। प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण। तो देखिए प्रकाश के व्यतिकरण की डेफिनेशन क्या है कि जब अपने पास में 2 तरंगे हैं, दोनों का आयाम लगभग समान है, आवर्ती एक समान है, दोनों एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होकर आपस में जब मिलती है, तो देखिए मैं इसकी डेफिनेशन है वो यहां पर पुट करने की बजाय आपको समझा देता हूं। आप हमारे नोट्स हैं, इनकी डेफिनेशन आराम से पुट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, चलिए मैं पुट ही कर देता हूं कि ए पार्ट कि जब 2 समान पहले मैं लिखता हूं इनकी, जब 2 लगभग समान आयाम व समान आवर्ती वाली तरंगे, ये प्रकाश तरंगे हैं, तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। एक नई तरंग का निर्माण होता है, जिसकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम, कहीं पर क्या होगी, कहीं पर अधिकतम, तीव्रता कहीं पर अधिकतम व कहीं पर न्यूनतम होती है, कहीं पर अधिकतम व कहीं पर न्यूनतम होती है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। प्रकाश का व्यतिकरण कहेंगे कि एक ही दिशा में संचरित होने वाली तरंगे हैं, दोनों का आयाम लगभग बराबर है, आवर्ती बिल्कुल बराबर है, जब आपस में मिलेगी तो एक नई तरंग बनेगी और उस तरंग की तीव्रता कहीं पर अधिकतम तो कहीं पर न्यूनतम प्राप्त होती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहेंगे। ओके। फिर है प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है कि प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश सदिश होते हैं, तो एक दिशा वाले प्रकाश सदिशों को पारगमित होने देना, बाकी के प्रकाश सदिशों को रोक लेने की जो घटना है उसी को हम
प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, या अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना। अध्रुवित प्रकाश को, कौन सा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश, या इसको हम साधारण प्रकाश कह सकते हैं, को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया, ध्रुवित प्रकाश में बदलने की जो घटना है उसी को हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रकाश का ध्रुवण। अगला क्वेश्चन देखें, व्यतिकरण करने वाली दो प्रकाश तरंगों के आयामों का अनुपात 3:5 है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन के अंदर दो तरंगे दे रखी है जिनके आयामों का अनुपात 3:5 दे रखा है। अधिकतम तीव्रता आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम यहां पर चाहिए। आई मैक्सिमम होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वेयर अपॉन यहां पर आ जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वेयर। तो देखिए यहां से मैं इसको क्या लिख दूं, A1 अपॉन A2 प्लस 1 का स्क्वेयर अपॉन A1 अपॉन A2 माइनस 1 का स्क्वेयर। A1 अपॉन A2 को हम 3/5 क्या लिख देंगे, 3/5 प्लस 1 का स्क्वेयर बट्टे में 3/5 माइनस 1 का स्क्वेयर। देखिए ये तो कितना आ जाएगा, 8/5, और ये आ जाएगा माइनस में 2/5, स्क्वेयर है 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 8/2 का स्क्वेयर मतलब 4/1 का स्क्वेयर रह गया। तो इसका मतलब 16:1 आएगा। कितना आएगा? 16:1 आने वाला है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा है, तो अधिकतम वाली ज्यादा, न्यूनतम वाली कम। ठीक है, देखिए 20 वाट के बल्ब से 5 × 10⁹ फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमें शक्ति दे रखी है 20 वाट। कितनी दे रखी है? 20 वाट। 5 × 10⁹ फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होते हैं। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या को हम कैपिटल N से लिखते हैं, और ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर 5 × 10⁹ दे रखी है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 × 10⁹ अब हमें यहां पर फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। E बराबर एच न्यू, ये हमें ज्ञात करना। मैं आपको बता दूं कि जो शक्ति है वो NE या NH के बराबर होती है। तो E बराबर अपने पास में आ गया P/N। P की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में 20 दे रखी है, और N का जो मान है वो 5 × 10⁹ क्या आंसर आ गया जूल में, 4 × 10⁻⁹ जूल आ गया। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए डी ब्रोगली की परिकल्पना से बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिघात की व्याख्या कीजिए। देखिए मैं यहां पर भी लंबी चौड़ी थ्योरी पुट नहीं करा। डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है वो हमें कहती है लैम्बडा बराबर H/P। मैं यहां पर P के स्थान पर M × V, ये संवेग है तो M × V इसके स्थान पर हम पुट कर देंगे। अब क्या है, अपरिगामी तरंग के रूप में काम करता है। वो यहां से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, एक तरंग के रूप में चक्कर लगाएगा। यहां पर कौन मौजूद है? नाभिक। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो यहां पर ये लैम्बडा के पूर्ण गुणज के रूप में इसके पूरे पथ की लंबाई होगी।
पूरे पथ की लंबाई जो लैम्बडा के पूर्ण गुणज के रूप में होगी। तो लैम्बडा बराबर, मतलब इसके पथ की जो लंबाई है, पथ की जो लंबाई है वो है 2 पाई आर, क्योंकि वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। इसकी जो रेडियस होगी वो आर के बराबर है, तो 2 पाई आर ये लैम्बडा के पूर्ण गुणज के रूप में होते, तो लैम्बडा के स्थान पर हम 2 पाई आर अपॉन में एन पुट कर सकते हैं। ठीक है, रख दीजिए, यहां पर रख देंगे तो 2 पाई आर बट्टे में एन बराबर है एच अपॉन में एम वी। इसको इधर ले आए तो एम वी आर बराबर एन एच अपॉन में 2 पाई, एल बराबर आ गया एन एच अपॉन में 2 पाई, और ये आ गया हमारे पास में डी ब्रोगली की परिकल्पना से बोर का द्वितीय अभिग्रहित कि कोणीय संवेग का मान है वो एच अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में बताया, लंबी चौड़ी इसमें थ्योरी नहीं बताई आपको। देखिए, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, इनकी डेफिनेशन पूछी है। यह है भारी नाभिक का छोटे नाभिक में टूटना, भारी नाभिक का छोटे नाभिक में टूटना, छोटे नाभिकों में टूटना, छोटे नाभिकों में टूटना क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? इसकी जस्ट अपोजिट डेफिनेशन होगी। हल्के नाभिकों से, हल्के नाभिक आपस में मिलकर क्या करेंगे? भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। मिलकर भारी नाभिक का बनाना, भारी नाभिक का निर्माण जब होता है तो उसको हम नाभिकीय संलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के अंदर हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों, अब हम सेक्शन सी में पहुंच चुके हैं, जहां पर बड़े क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं। तो देखिए, ये एक अच्छा प्रश्न आ गया हमारे पास में कि विद्युत द्विध्रुव के कारण से विषुवत तल पर, विषुवत तल का मतलब है निरक्ष पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण से निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है निरक्ष पर होता है Kp अपॉन आर क्यूब। ये हमें फाइंड आउट करना था। कोस के नियम द्वारा एक समान अनंत समतल चादर के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समतल चादर के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारे पास में होते E बराबर सिग्मा अपॉन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आवश्यक चित्र भी हमारे को पूछा है। बायो सावर्ट के नियम से किसी धारावाही वर्ताकार पास के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें यहां पर पूछा गया था। तो देखिए, B बराबर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2a स्क्वेयर प्लस अक्स स्क्वेयर की घात 3/2 वाला व्यंजक हमें यहां पर फाइंड आउट करना था। उसके पश्चात देखें, अनंत लंबाई की परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो परिनालिका की अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B बराबर म्यू नॉट एन आई, ये हम जानते हैं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। 18वां जो प्रश्न है उसमें एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी की कार्यविधि को समझाइए। आवश्यक चित्र भी बनाना है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या करता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता के संपूर्ण भाग को दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट करता है। इसका हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति अवस्था में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने की क्रिया विधि को समझाइए। आवश्यक परिपथ चित्र भी बनाइए। तो अग्र बायस की स्थिति के अंदर हमें पूरी प्रोसेस को समझाना है और आवश्यक डायग्राम भी पूछा गया था। सीधा सीधा बड़ा सा मोटा सा क्वेश्चन है, कोई इसमें इश्यू नहीं होना चाहिए। यदि आप तैयार करके जाते तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
19वां जो प्रश्न है वो हमें प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से मिला है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान Im, वर्ग माध्य दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखो रिलेशन यही होता है, IRMS बराबर होता है Im बट्टे में √2। ये आपको प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या करवाया है, प्रूफ करवाया है। फिर देखें, यदि प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 4 sin ओमेगा टी, वोल्टता 200 sin ओमेगा टी प्लस π/3 हो तो औसत शक्ति क्षय, देखिए वो शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय हमें यहां पर पूछा है, तो P बार बराबर VRMS इंटू IRMS cos फाई होता है। ठीक है, तो VRMS की जो वैल्यू है Vm बट्टे में √2, इसकी वैल्यू है Im बट्टे में √2, तो 2 नीचे आ गया, cos फाई। अब सबकी वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं, Vm Im, Vm का मान कितना है 200, ये Vm है, ये क्या है Vm, ये जो 4 आप देख रहे हैं ये है Im, Im कितना है 4 गुणा cos फाई, फाई की वैल्यू π/3, π/3 का मतलब है 180/3 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कितना आ चुका है 200 गुणा में 4 गुणा में 1/2 बट्टे में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 200 आंसर आ गया, 200 वाट, 200 वाट हमें इसका आंसर सॉल्यूशन मिल चुका है। ओके, देखिए हमें इसके अथवा में दे रखा है कि एक पूर्ण चक्कर में प्रेरक, प्रेरक का मतलब है कुंडली, प्रेरक का मतलब क्या है कुंडली को आपूर्त औसत शक्ति शून्य होती, ये अपन को सिद्ध करवाया है। तो ये हमारे नोट्स में आपको एजडीज मिल जाएगा। R बराबर 12 ओम, XL बराबर 110, XC बराबर 110, तो परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। देखिए R अक्स C 110 ओम, अक्स L बराबर 110 ओम, हमें प्रतिबाधा Z ज्ञात करना है, R स्क्वेयर प्लस अक्स C माइनस अक्स L, अक्स C माइनस अक्स L या अक्स L माइनस अक्स C, ऐसे आता है। तो देखिए यहां पर हमें R की वैल्यू 12 दे रखी है, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, वैल्यू पुट कर दीजिए सभी की, Z बराबर 12 का स्क्वेयर प्लस 110 माइनस 110 का स्क्वेयर का रूट, ये तो 0 हो गया, 12 का स्क्वेयर का रूट, तो ये अपने पास में 12 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 ओम। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अंतिम प्रश्न देखिए क्या है, हमें प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन वाले टॉपिक से इसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। एक हमें इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में रिलेशन को स्थापित करना है। तो विद्यार्थी एक अच्छा पेपर और टाइमली 3 घंटे और 15 मिनट में किया जा सकने वाला पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आया है। मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो पेपर है वो अच्छे से गया होगा, आपने इसका सॉल्यूशन अच्छे से किया होगा, और मैंने जो सॉल्यूशन करवाया है उससे आपने मिलान भी कर लिया होगा, कहाँ आपकी त्रुटि रह गई, कहाँ आपकी गलती रह गई, वो आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आपको जल्दी ही, जैसे ही ब्लूप्रिंट आ जाता है राजस्थान बोर्ड का, तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आएंगे, जो कि हमारी काफी पॉपुलर सीरीज है, और उस सीरीज में से 95% क्वेश्चन एजडीज आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाते हैं। तो जल्दी ही जैसे ही ब्लूप्रिंट आ जाता है, ब्लूप्रिंट का वीडियो हम आपको समझाएंगे, उसके पश्चात उस सीरीज को लेकर जल्द ही लौटेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।